नमस्कार, मैं हूँ जीके सिंह और एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड का ज्योग्राफी का पार्ट 2 अध्याय, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। आप मेरे पीछे स्क्रीन पे हेडिंग देख सकते हैं। खास करके आज हम लोग जिस ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करेंगे वो 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि कोई जनरल कंपटीशन वाला भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो जनरल कंपटीशन हैं उसमें भी आपदा प्रबंधन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जो कंपटीशन के भी छात्र हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025-26 जो होगी, जो अभी वर्तमान समय में जो सेशन चल रहा है, इसको लेकर के मैं आपको आज ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहा हूँ। और अगर कोई त्रुटि होगी तो जो भी बच्चे हमसे अगर लाइव जुड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से हमसे सवाल कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे मान लो कि अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करा रहे हैं, अगर आपको थ्योरी चाहिए इसका, तो आप इसके पीडीएफ के लिए हमारा जो प्रेरणा कोचिंग सेंटर का जो व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। और या फिर आप पर्सनल जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इस चैप्टर का जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। आप जो ही इसे स्कैन करेंगे उसके बाद आपको बेल आइकन को दबाना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा व्हाट्सएप के माध्यम से वो आपके तक निश्चित रूप से पहुँच जाएगी। तो चलिए हम लोग आज का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी छात्रों के लिए एक मोटिवेशन है कि समय बड़ा अनमोल है। समय बड़ा अनमोल है, अगर इसको बर्बाद भी करना है तो किसी अच्छी चीज़ों में बर्बाद करो। जैसे बहुत सारे बच्चों को मोबाइल देखने का लत लग चुका है, बिना मोबाइल का उनका जीवन चलता ही नहीं। तो आप मोबाइल अगर देख रहे हैं तो अनाप शनाप जो आप भोजपुरी वाला, जो आज हमारे समाज के लिए एक बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है, पूरे बिहार या फिर दुनिया भर में अगर जो लोग इसको देख रहे हैं, और भोजपुरी में बहुत चीज़ अच्छी भी है, लेकिन अधिकांश जो नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, नए नए जो हीरो हीरोइन डेवलप हो रहे हैं, नए नए जो यूट्यूबर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो युवा व्यक्तियों का जो भविष्य है उसको काफ़ी अधिक खतरे में डाल दिया है। अब बहुत सारे बच्चे आजकल के समय में मोबाइल में उसको लत लग चुका है। तो अगर आप मोबाइल में समय बर्बाद ही कर रहे हैं तो कम से कम शिक्षक सबका ऑनलाइन क्लास देखिए। जिस समय लगे कि अभी हमको पढ़ने का मन नहीं है, ऑनलाइन मतलब मोबाइल चलाने का मन है, तो कम से कम मोबाइल खोल करके आप ऑनलाइन क्लास कीजिए। आप अपने सिलेबस का जो बैकअप है उसको कीजिए और समय का महत्व दीजिए, क्योंकि अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो निश्चित रूप से समय आपको एक दिन बर्बाद कर देगी। तो समय के महत्व को समझना है। अगर समय बहुत बड़ा अनमोल होता है, अगर इसे बर्बाद करते हो तो कुछ अच्छा करके इसको बर्बाद करो, ताकि इसका जो फल है भविष्य में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का हम लोग पहला सवाल जो है आपके लिए लेकर आए। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो ये चैप्टर है वो है आपदा प्रबंधन। हमारा जो ये चैप्टर है आपदा प्रबंधन चैप्टर है। आपदा प्रबंधन का मतलब ये होता है कि आपदा आने से पहले आपदा से बचाव के लिए हम लोग जो तरीका अपनाते हैं ताकि जान माल को काफी कम नुकसान हो, तो इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि पृथ्वी पर समय समय पर आपदा होते रहते हैं, और इस आपदा से बचने के लिए उसका उपाय या फिर उसकी व्यवस्था भी होनी जरूरी होती है। आपदा की अगर बात करें तो आपदा एक अप्रिय घटना होती है जिसके घटित होने का कोई निश्चित समय होता ही नहीं। अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, अभी भी भूकंप आ सकती है।
वो भी एक प्रकार की आपदा है। आप ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं और एकाएक जो है ट्रेन का क्रैश भी हो सकता है। प्लेन क्रैश तो आप देखे ही हुआ ही हाल फिलहाल। तो आपदा एक वैसी अप्रिय घटना होती है जिसके घटित होने का कोई निश्चित समय होता ही नहीं। मानव जीवन और इसके आसपास के समुदाय में यह घटना एकाएक घटित होती है और यह घटना मानव और उसके आसपास के समुदाय को पूरी तरह से प्रभावित करती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आपदा। आप सबको पता है कि आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा होता है और एक मानव जनित आपदा होता है। प्राकृतिक आपदा का मतलब हुआ कि जिसके लिए हम बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है, प्रकृति के माध्यम से एक आपदा आ गई। जैसे मान लीजिए बादल फट गया, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, ये सभी की सभी जो आपदाएं हैं वो मानव द्वारा, सॉरी, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। यानी प्रकृति के माध्यम से हमारे आसपास के क्षेत्रों में यह घटना घटित हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक आपदा। लेकिन कुछ ऐसी भी आपदाएं होती है जिसके लिए स्वयं मानव जिम्मेवार होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर बम विस्फोट हो गया, प्लेन में बहुत सारे यात्री को भर करके ले जाया जा रहा है, एकाएक प्लेन क्रैश कर गया। तो ये सभी जो घटनाएं होती है इसको हम लोग बोलते हैं मानव जनित आपदा। तो आपको पता ही हो गया कि आपदा दो प्रकार के होंगे, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। चलिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया ताकि आपको पता रहे कि हम किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन कर रहे हैं। आज के लिए हमारा जो पहला सवाल है, ये सवाल है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। हम लोग जो आपदा प्रबंधन करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि आपदा प्रबंधन का मतलब ही होता है आपदा से बचाव के तरीके। आपदा प्रबंधन का मतलब ही होता है आपदा से बचाव के तरीके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हानि को न्यूनतम करना। न्यूनतम मतलब होता है कम करना। यानी मान लो आप अगर किसी क्षेत्र विशेष में आपदा आ गई तो वहां पर हानि तो होगी ही, ऐसा नहीं कि 100% आप आपदा से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपदा प्रबंधन रहा तो निश्चित रूप से आपको हानि में कुछ कमी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, भूकंप आने से पहले ही आपने भूकंप रोधी मकान बना लिया, तो जो भूकंप रोधी मकान नहीं है उसकी तुलना में आपका जो मकान है वो कम डैमेज होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होगा हानि को कम करना। हानि तो होगा ही, लेकिन उस हानि को आप कम कर सकते हैं किसके माध्यम से, आपदा प्रबंधन के माध्यम से। तो हमारा पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए, हम आसानी से आज बैक टू बैक 50 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अध्याय है आपका, यानी हिंदी में बोले तो आपदा प्रबंधन जो है उससे हम लोग रिलेटेड 50 प्रश्नों का आज आपके बीच ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। दूसरा सवाल है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। यानी भूकंप जो होता है वो किस प्रकार की आपदा है। हमको तो पता है कि भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, जैविक दिया है, मानव जनित दिया है, तकनीकी दिया है और भूगर्भीय दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैविक होगा नहीं, मानव जनित तो है नहीं और टेक्नोलॉजी के कारण भूकंप आती ही नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, भूगर्भीय हो जाएगा। मतलब जमीन के अंदर कुछ घटनाएं घटित होती है और उस घटना के परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है कि भूकंप जैसी स्थिति जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर देखने को मिलती है। तो भूकंप किस प्रकार की आपदा है, तो याद रखिएगा भूगर्भीय आपदा, यानी पृथ्वी के अंदर घटित होने वाली घटना जिसके कारण जो है ना भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न होती। तो हमारा 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। मैं जब चैप्टर शुरू कर रहा था तो उसी समय मैंने आपको बताया कि आपदा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा होता है और एक
मानव जनित आपदा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है। अब प्राकृतिक आपदा का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि वैसी अप्रिय घटना जिसके लिए स्वयं प्रकृति जिम्मेवार। तो रेल दुर्घटना में तो प्रकृति जिम्मेवार नहीं है। जलवायु भी परिवर्तन मनुष्य अपने दम पे कर रहा है। अब यहाँ पर आगजनी मतलब कहीं अगर आग लग गया, ये भी मानव के ही द्वारा गलतियां होती है तो आग लग जाता है। तो प्राकृतिक आपदा कौन होगा, एक बाढ़ हो जाएगा, समझे। क्योंकि कई बार बाढ़ बाढ़ एक समान आपदा, समान आपदा कहने का मतलब कभी कभी ये प्राकृतिक आपदा की भी श्रेणी में आता है और कभी कभी ये मानव जनित भी हो सकता है। लेकिन चूंकि प्राकृतिक आपदा है तो यहाँ पर पूछा कि प्राकृतिक आपदा कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाढ़ का आना। 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों कभी कभी ऑप्शन को भी ध्यान में रख करके उसका आंसर दिया जा सकता है, समझे ना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि एनसीईआरटी में सर लिखा हुआ है कि बाढ़ एक सामान्य आपदा। तो सामान्य आपदा का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये परिस्थिति के अनुसार ये आपदा बदलती रहती है। कभी कभी इसके लिए मानव भी जिम्मेवार होते हैं। जैसे मान लो कि नाला की सफाई नगर परिषद के द्वारा या नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया और नाला पूरा जाम हो जाए और बारिश आवे, पूरा पानी सड़क पर जलमग्न हो जाए, उस स्थिति में भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन वो उसके लिए जिम्मेवार होगा नगर निगम या नगर परिषद। तो इस प्रकार की जो आपदाएं होती है इसको हम लोग बोलते हैं मानव जनित आपदा। लेकिन अगर नदियों का बांध टूट गया, ग्लेशियर पिघल गया, इसके वजह से अगर कहीं बाढ़ आती है तो ये हमारा कहलाएगा प्राकृतिक आपदा। चलिए 4 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है कि मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है। यानी अगर तूफान आ रहा है तो ये तो इसके लिए मानव जिम्मेवार नहीं है। अभी तुरंत भूकंप के बारे में मैंने बताया कि ये प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात भी आना ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव निर्मित आपदा, तो परमाणु दुर्घटना, यानी परमाणु दुर्घटना का मतलब होता है कि परमाणु विस्फोट कर दीजिए या परमाणु संयंत्र में लीकेज हो गया। आप सुने होंगे कि 80 के दशक में भोपाल गैस त्रासदी कांड हुई थी, जिसमें कि शायद मैं अगर सही हूँ तो आइसोमिथाइल नाम की कोई गैस थी, वो लीक कर गई, जिसके कारण देखते ही देखते बहुत सारे लोग जो है इस घटना में मारे गए थे। इसी तरह से कहीं जापान में आप देखेंगे 1945 ईस्वी में परमाणु बम गिरा दिया गया। जापान के 2 प्रमुख शहर जो नागासाकी था और हिरोशिमा था वो पूर्ण रूपेण बर्बाद हो गया। तो कहीं ना कहीं जो ये परमाणु दुर्घटना है ये हमारा कहलाएगा मानव निर्मित आपदा। क्या कहलाएगा, मानव निर्मित आपदा। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर सवाल है कि सुनामी मुख्यतः किसके कारण आती है। आप सबको पता है कि सुनामी आने का मुख्य कारण भारी बारिश तो होगा नहीं, बारिश से समुद्र को कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको पता होगा कि सुनामी क्या होता है, कि जब समुद्र का जलस्तर अपनी वास्तविक स्थान से ऊपर उठ जाता है और यह उठा हुआ जल तीव्र गति से समुद्र के किनारे वाले एरिया के आसपास में पहुंच करके उसके आसपास के एरिया में अगर भयंकर तबाही मचाती है तो इस अप्रिय घटना को हम लोग बोलते हैं सुनामी। तो सुनामी बारिश के कारण तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बारिश से समुद्र का लेवल ऊपर नीचे हो जाए ऐसा संभव नहीं। तेज हवा भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बादल भी फटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुनामी का सबसे प्रमुख कारण होता है कि समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है ना, समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो समुद्र का जल अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठ जाता है और यह उठा हुआ जल जब तीव्र गति से हमारे आसपास के एरिया में जाता है ना, तो वहाँ भयंकर तबाही होती है। इस अप्रिय घटना को हम लोग बोलते हैं सुनामी। तो याद रखिएगा सुनामी आने का मुख्य कारण होगा समुद्री भूकंप। तो 6 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का पहला चरण क्या होता है, यानी आपदा प्रबंधन का जो पहला चरण है वो क्या होता है। तो आपदा प्रबंधन का पहला चरण होना चाहिए तैयारी। जैसे मान लीजिए कि अगर
अगस्त सितंबर में बाढ़ आने वाली है, तो एनडीआरएफ की टीम को क्या करना होगा कि जून जुलाई से भी नदियों के बांध को मजबूत करना होगा, नाव तैयार रखना होगा। तो पहला चरण क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि कोई क्षेत्र भूकंप जोन में है, तो जब भी उस क्षेत्र विशेष में कोई मकान बने तो पहले ही क्या करना है कि उसको भूकंप रोधी बनाने के सभी तरीके बताना चाहिए। तो आपदा प्रबंधन का पहला चरण क्या होना चाहिए, आपदा प्रबंधन का पहला चरण होना चाहिए तैयारी, यानी आपको तैयार रहना है। और जब भी आपदा आएगा तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम नुकसान। तो आपदा प्रबंधन की जो तैयारी क्या होना चाहिए, पहला चरण होना चाहिए तैयारी। तो 60 का आंसर हो गया बच्चों सी। बाढ़ का क्या कारण हो सकता है, बाढ़ नहर का टूट जाएगा तो भी बाढ़ आ जाएगा, नदियों में अगर उफान आ गया तो भी बाढ़ आ जाएगा, लगातार अगर किसी क्षेत्र विशेष में बारिश होगी तो भी बाढ़ आएगा। इसका मतलब हो गया उपर्युक्त सभी, समझे। तो बाढ़ आने का कारण ये तीनों है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहता है रिएक्टर स्केल किसके लिए होता है, तो जान लीजिए रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, समझ गए ना। रिएक्टर स्केल क्या है, रिएक्टर स्केल जो है एक प्रकार का पैमाना होता है जिससे कि हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता को हम लोग मापते हैं किसके द्वारा, रिएक्टर स्केल, जिसको सिस्मोग्राफ। अगला सवाल है कि कह रहा है वन में आग लगना। चलिए यहाँ पर स्पेलिंग जो लिखा हुआ है इसका जो मतलब होना चाहिए है कि वन में आग लगना, वन में आग लगना। जैसे मान लो कि किसी वन में आग लग जाए, तो वन में जो आग लगना है ये किस प्रकार की आपदा कहलाएगी, क्या मानव जनित कहलाएगी कि प्राकृतिक कहलाएगी कि दोनों कहलाएगी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य की गलतियों की भी वजह से जंगल में आग लग जाती है। जैसे बहुत जगह देखा जाता है कि मनुष्य कोई वहां पर जाकर अपनी मानवीय क्रियाकलाप किया और इस वजह से जंगल में आग लगे और देखते देखते ये आग पूरे क्षेत्र विशेष में फैले। और कभी कभी प्राकृतिक के भी माध्यम से, प्रकृति के भी माध्यम से जंगल में आग लग जाती है। जैसे कि मान लो कि कोई वृक्ष गिरा, वृक्ष गिरने, सूखी वृक्ष है, वृक्ष गिरने से घर्षण उत्पन्न हुआ, घर्षण उत्पन्न से चिंगारी हुआ, पत्तियां चूंकि वहां सूखा है उसमें आग लग गया और देखते देखते पूरे जंगल को अपने लपेटा में ले लिया। तो याद रखिएगा वन में आग लगना मानव जनित आपदा भी हो सकता है और प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है, यानी इसके लिए मानव भी जिम्मेवार हो सकते हैं और इसके लिए प्रकृति भी जिम्मेवार हो सकते हैं। तो 10 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा किसका उपयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। यानी भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए हम लोग जो यंत्र का उपयोग करते हैं इसका नाम होता है सिस्मोग्राफ। इसका नाम क्या होता है जी, सिस्मोग्राफ। 11 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अतः भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया। तो देखो बच्चों भारत में जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है ना वो 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। याद रखिएगा आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है ये भारत में कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था 1905 ईस्वी में। याद रखिए भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया, 1905 ईस्वी में। कह रहा है कि भारत में आपदा प्रबंधन नियंत्रण कौन करता है। जैसे पूरे देश में मान लीजिए जो आपदा प्रबंधन है इसको नियंत्रण करने वाली संस्था का नाम क्या है। इसको नियंत्रण कार्य करने वाली जो संस्था होता है, रेल का काम नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय का काम नहीं है, पर्यावरण मंत्रालय का भी काम नहीं है, ये काम है गृह मंत्रालय का। याद रखिए देश भर में आपदा को प्रबंधित करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है गृह मंत्रालय। वो क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा गृह मंत्रालय। अगला सवाल है कि चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है। चक्रवात का केंद्र कहलाता है आई। याद रखिएगा इसका जो केंद्र होता है ये कहलाता है
आई। कहता भूस्खलन अधिकतर किस क्षेत्र में आएगा। अब बहुत सारे बच्चों को पर लगता होगा कि भू लिखा हुआ मतलब पृथ्वी, तो ये गलतफहमी में मत रहिए। भूस्खलन जो है ये सबसे अधिक जो है ना पर्वतीय क्षेत्रों में आता है। अक्सर आप सुने होंगे कि बारिश के समय में भूस्खलन हो गया, जो भी पहाड़ी एरिया होता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ बर्फ है। पहाड़ी एरिया का मतलब होता है कि वहाँ जो पहाड़ है वो धीरे धीरे मृत पहाड़ हो गया और अब वह पहाड़ मिट्टी जैसा बन गया, लेकिन वो क्या है, उसका जो ढलान है वो काफी ऊपर नीचे है, जिसके वजह से यहाँ पर अक्सर जो है आप देखिएगा कि भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है। तो 16 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है महामारी किस प्रकार की आपदा है। तो महामारी जो होती है ये तकनीकी तो बिल्कुल नहीं होगी, सामाजिक भी नहीं होगी, भौगोलिक भी नहीं होगी। महामारी जो है ना एक प्रकार की जैविक आपदा कहलाएगी। क्या कहलाएगी जी, जैविक आपदा कहलाएगी। जैसे ये आप देखते होंगे ना कि बहुत चाइना या बहुत सारे जो विकसित देश हैं आजकल क्या कर रहा है कि एक जैविक हथियार बना रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि 2020, 19 या 21 में आपने देखा होगा पूरा विश्व भर में कोरोना का प्रकोप काफी अधिक फैला हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि वायरस को आर्टिफिशियल तरीके से अपने अपने लैब में तैयार करता है और इस वायरस का उपयोग वो लोग करते हैं जो पड़ोसी देश है या फिर उसके जो दुश्मन देश हैं उस पर ये क्या करता है आराम से वहां जाकर किसको जो है ना संचारित कर देते हैं, जिसके वजह से वहाँ के लोगों में जो है ना देखते ही देखते महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसकी अर्थव्यवस्था, उसका स्वास्थ्य, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज धीरे धीरे प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि महामारी जो होता है वो किस प्रकार की आपदा है। यह एक जैविक आपदा है बच्चों। ये कैसी आपदा है, तो यह है एक जैविक आपदा। कहता है बादल का फटना मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है। आप याद रखिएगा कि बादल का भी फटने वाला जो काम है ना वो सबसे अधिक पहाड़ी इलाके में ही होता है। आप देखे हुए ना केदारनाथ हो गया, यानी जितने भी जो पहाड़ी एरिया है अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे कि वहां पर बादल फट गया। हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा इसका जो दुष्प्रभाव देखने को मिला था वो केदारनाथ में देखने को मिला था आज से कुछ वर्ष पहले, जिसमें कि बादल फटने से उस पूरे क्षेत्र विशेष का जो भौगोलिक स्थिति था उसमें ही पूरा का पूरा परिवर्तन आ गया था। तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि बादल फटने जैसी भी जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है किस क्षेत्र में, तो याद रखिएगा पहाड़ी क्षेत्र में ही ये उत्पन्न होती है। समझे। अगर हम बात करें कि आपदा से पूर्व जागरूकता का कार्य कहलाता है, तो अगर मान लो कि कोई व्यक्ति आपदा से पूर्व जागरूकता का काम करते हैं, दूसरे को बताने का काम करते हैं कि आपदा कितनी खतरनाक होती है, तो इस कार्य को क्या कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति घर बना रहा है, अब उसको आप जाकर ये सलाह दे रहे हैं कि घर अगर आप बना रहे हो तो भूकंप रोधी बनाओ, तो इस सलाह को हम लोग बोलेंगे आपदा पूर्व प्रबंधन। क्या बोलेंगे जी, आपदा पूर्व प्रबंधन। यानी आपदा से पूर्व जो हम लोग जागरूकता का कार्य करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपदा पूर्व प्रबंधन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपदा पूर्व प्रबंधन बोलेंगे। समझे। अगला सवाल है कि जोनिंग मैप किससे संबंधित है। देखिए हमारे पूरे भारत में 5 जोन बनाए गए, याद रखिए कितना, 5 जोन बनाया गया है भूकंप का। समझे। आप लोग पूरे बिहार से ही वीडियो देख रहे होंगे, तो याद रखिएगा कि हमारे पूरे भारत में कुल मिलाकर के 5 जोन बनाए गए और इसमें सबसे कम भूकंप का खतरा जोन फर्स्ट में होता है और सबसे अधिक भूकंप का खतरा जो होता है वो जोन 5 में होता है। और जो बच्चे हमसे लाइव जुड़े हैं मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति बिहार बोर्ड वाले हैं या बिहार से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट में बताएं कि आप लोग किस जोन में। समझे। तो पूरे भारत में कितना जोन है जी, 5 जोन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जोन मैप किससे संबंधित है। अब तो समझ ही गए होंगे कि जोन मैप किससे संबंधित होगा, भूकंप से। किससे संबंधित है जी, भूकंप से। यानी भारत में भूकंप को लेकर के कुल मिलाकर के 5 जोन बनाया गया है और उसी 5 जोन में से एक जोन में हम लोग भी रह रहे हैं। किस जोन में रह रहे हैं निश्चित रूप से हमको कमेंट करके आप लोग बताइए।
चलिए अगला सवाल है कि चक्रवात की गति मापी जाती है। चक्रवात चूंकि की जो गति है वो किलोमीटर प्रति घंटा से मापी जाती है। याद रखिएगा, चक्रवात की जो गति होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा से मापी जाती है। आप सुने होंगे 120 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चक्रवात आ रहा है। तो ये जो चक्रवात की जो स्पीड है इसको हम लोग मापते हैं किलोमीटर प्रति घंटा से। किससे मापेंगे जी? किलोमीटर प्रति घंटा से हम लोग इसको मापने का काम करते हैं। कहता आपदा से सबसे पहले किसे बचाया जाना चाहिए? जैसे मान लीजिए कहीं आपदा आ गई तो सबसे पहले किसको बचाना चाहिए? नेता को? इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आप समझते ही हैं कि नेता को क्यों छोड़ना है। वरिष्ठ नागरिक को इनको तो बचाना चाहिए ही, लेकिन चूंकि ऑप्शन देख रहे हैं इनसे भी पहले जरूरी है किसको? महिला और बच्चे को बचाना। किसको बचाना है? महिला और बच्चे को बचाना है, क्योंकि पुलिस को इस कार्य में स्वयं लगले रहना, समझे ना। तो जब भी किसी क्षेत्र विशेष में आपदा आवे तो बचाना तो सबको भाई, क्योंकि समाज इन सब के ही कारण चलता है। लेकिन कर सबसे पहले किनको बचाना? तो सबसे पहले बचाना आपको महिलाओं को और बच्चों को। सबसे पहले किनको बचाना है जी? महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले बचाना। कहता आपदा से पूर्व तैयार किया गया योजना क्या कहलाता है? आपदा से पूर्व जो आप जो योजना तैयार करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपदा योजना। क्या बोलते हैं जी? आपदा योजना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपदा योजना। आपदा से पूर्व जो आपने योजना बनाया है या जो तैयारी किया उसको हम लोग बोलेंगे आपदा योजना। कह रहा भारत का कौन सा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? ये तो निश्चित रूप से जो जनरल क्वेश्चन वाले छात्र देख रहे हैं उसमें आपको कई बार ये सवाल पूछा गया है कि पूरे भारत में सबसे अधिक चक्रवात का जो खतरा होता है उस वह कौन से स्टेट में होता है, कौन से राज्य में होता है? तो याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा होता है उड़ीसा में। अब उसी का नाम हो गया ओडिशा, समझे? समझे, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। एक समुद्र तटीय क्षेत्र है जहां पर कि चक्रवात आने की स्थिति जो होती है वो सबसे अधिक जो है देखने को मिल सकती है, समझे ना। कहता आपदा के बाद पूर्व क्या है? पुनर्वास का कार्य है। यानी अगर आपदा आ गया और उसके बाद क्या करना है कि पुनर्वास का कार्य, मतलब उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? क्या नई आपदा ला देना चाहिए? बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। प्रभावित लोगों की मदद करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। प्रचार करना चाहिए कि फलना आदमी मर गया? बिल्कुल नहीं करना। कि जो बचल कुचल भवन है उसको भी गिरा देना? ये भी नहीं करना। आप समझ ही गए होंगे कि आपदा के बाद पुनर्वास के लिए यानी लोगों के जीवन को पुनः मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको करना होगा क्या? प्रभावित लोगों की मदद करना। क्या जी? जैसे मान लो कहीं बाढ़ आ गए, खास करके हम लोग उत्तर क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर जो कोसी नदी बहती है जो कि लगभग सभी वर्ष बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न करती है। तो अगर कोई व्यक्ति बाढ़ में फंस जाए तो क्या करेंगे हम? एक और उसके लिए चुनौती ला देंगे? बिल्कुल नहीं, नई आपदा बिल्कुल नहीं लाना है। और प्रचार करेंगे कि फलना आदमी जो है ना बाढ़ में डूब रहा है, मोबाइल में वीडियो बना बना कर उसको शेयर करना, ये भी नहीं करना। अगर ये नहीं कि उसका चलो सब बापू चला गया कहीं ऊंचा स्थान पर उसका भवन है गिरा दो, ये भी बिल्कुल नहीं करना। करना क्या है? जो लोग मुसीबत में है उसको सहायता देना है। जो बाढ़ में फंसा लोग है उसको पानी से बाहर निकालना है, उसे उचित भोजन वस्त्र आवास देना है, उसे ऊंचे स्थान पर ले जाना है, उसका प्राथमिक उपचार करना है और उसको जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार का जो जीवन संबंधित वस्तुएं हैं ये सभी उपलब्ध कराना हम लोगों का दायित्व होना चाहिए, समझे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि बच्चों में आपदा के समय क्या विकसित करना चाहिए? अब मान लो कि आपदा के समय बच्चों में क्या करना? डर तो बिल्कुल मत फैलाइए। क्या जी? अगर मान लीजिए आपदा आ गया उसको आप डरा रहे हो कि कोई नहीं बचेगा सब मारा जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। डर तो बिल्कुल नहीं फैलाना, भ्रम भी नहीं फैलाना कि इससे पहले भी इस तरह का आपदा आया था एक लोग नहीं बचा है, ये भी नहीं कहना। एकदम चुप भी नहीं रहना। तो करना क्या है? करना आपको जागरूकता फैलाना है, यानी बच्चों को ये बताना है कि क्या क्या करेंगे तो कम से कम जो है जान माल का नुकसान होगा। तो बच्चों में जागरूकता फैलाने का आपको क्या करना है?
काम करना। तथा भूकंप के समय सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? जब भी भूकंप आवे तो आपके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है कि आप घर से बाहर निकल करके खुले मैदान में चले जाएं। क्या जी? वैसे तो भूकंप के लिए कई उपाय आपको मैंने क्लास में भी बताया है। जैसे कि अगर आप रूम में हैं तो तुरंत घर के कोने में चले जाइए। अगर छत पे हैं तो पिलर को अच्छी तरह से पकड़ करके बैठ जाइए। अगर मकान में है तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, घर से बाहर निकल के खुली मैदान में जाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर है कि भूकंप के समय सुरक्षित स्थान कौन सा होगा? तो भूकंप के समय में सबसे सुरक्षित स्थान होगा खुले में जाना चाहिए, जहाँ पर कोई घर वगैरह अगल बगल में नहीं हो, वहां पर तुरंत जाना चाहिए। तथा आपदा के समय स्कूल में क्या किया जाना चाहिए? आपदा के समय में स्कूल में क्या करें? कक्षा चलाते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कक्षा को बंद करनी चाहिए। और हंगामा तो बिल्कुल नहीं करना है, खास करके बच्चे तो हंगामा करने में उसको मजा ही आता है। हंगामा नहीं करना है और उस समय कोई योजना भी नहीं बनाना है। तो करना क्या है, आपदा का जो आपने पहले से अभ्यास किया है उसको लागू करवाना है और बच्चों को या फिर जो भी शिक्षा कर्मी हैं या शिक्षा सहकर्मी हैं उन सबों का जान बचाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। समझे? अगला सवाल है कि राहत कार्य में कौन भाग लेता है? राहत जैसे मान लो कि जिस समय क्या है कि कोई आपदा आ गई तो राहत में कौन कौन लोग भाग लेगा? सिर्फ पुलिस भाग लेगा ऐसा नहीं है, पुलिस के अतिरिक्त भी कुछ लोग रहेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ डॉक्टर भाग लेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। कई एजेंसियां एक साथ काम करेगी, ये बिल्कुल सही है। यानी जिस समय आपदा आ जाए तो उसको प्रबंधन के लिए क्या करना है कि कई एजेंसी को एक साथ लगा देना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोगों के लिए राहत कार्य उपलब्ध कराया जाए ताकि कम से कम जो है लोगों को नुकसान हो सके। कहता चक्रवात आने पर कहाँ छिप जाना चाहिए? जब भी चक्रवात आए तो आप एक मजबूत भवन को ढूंढिए और उसके अंदर में छिप जाइए। खिड़की के पास तो बिल्कुल नहीं रहना है, खुले स्थान में तो रहना ही नहीं है। ये तो पता चलेगा कि चक्रवात के साथ आप भी जो है ना कई किलोमीटर दूर में चले गए। पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि पेड़ के टूटने की संभावनाएं जो है इस समय सबसे प्रबल होती है। तो आपको करना क्या है कि कोई मजबूत घर है वहां अंदर में चले जाइए और आराम से वहां बैठे बैठे रहना चाहिए। ये काम हम लोगों को करना है। कि एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई है? ये हमारा सवाल है कि एनडीआरएफ की जो है स्थापना कब हुई है। तो चलिए, एनडीआरएफ की जो स्थापना है ये हमारा हुआ है 2005 ईस्वी में। याद रखिएगा, एनडीआरएफ की जो स्थापना है ये कब हुआ है? ये हुआ है 2005 ईस्वी में। अगला सवाल है कि रेड क्रॉस का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना, रेड क्रॉस का मुख्य कार्य है मरी किसके लिए कहता है? रेड क्रॉस का मुख्य कार्य क्या है? सैनिक को प्रशिक्षण देना? बिल्कुल गलत। शिक्षा भी नहीं देना, कानूनी व्यवस्था लागू नहीं करना, मरीजों की मदद करना। समझे? ये हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ एजेंसी है जिसका मुख्य काम होता है कि रोगियों की मदद करना। रेड क्रॉस का मतलब होता है रोगियों की मदद करना। आपदा मित्र किससे संबंधित है? आपदा मित्र है किससे संबंधित? प्रशिक्षित स्वयं सेवकों से। यानी पहले से जिन लोगों को समाज में आपदा के समय में आपदा से बचने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी ताकि आपदा के समय में कम से कम लोगों को जान माल का नुकसान हो सके, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आपदा मित्र। और इसका ये कौन होते हैं? ये प्रशिक्षित स्वयंसेवी व्यक्ति होते हैं। ये कौन होते हैं? प्रशिक्षित स्वयंसेवी व्यक्ति होते हैं। कहता है शहरी बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जैसे नगर परिषद नगर निगम में जो बाढ़ आती है बरसात के समय में, इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण होता है नालियों का जाम हो जाना। मैंने शुरू में भी बताया था, गर्मी से तेज धूप, उद्योग, ये सभी कारण नहीं है। इसका सबसे प्रमुख कारण है नालियों का जाम हो जाना। और इसके लिए जितना नगर निगम जिम्मेवार है, जितना नगर निगम के ठेकेदार जिम्मेवार हैं, उतने ही जिम्मेवार होते हैं उस नगर निगम या नगर परिषद में रहने वाले लोग। क्योंकि वो लोग भी क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए जो नालियां होता है उसमें बहुत सारे ऐसे अपमार्जक पदार्थ को बहाते हैं, बहुत सारे ऐसे अजैविक निम्नीकरण वाले पदार्थ को उसमें बहाते हैं जिसका विघटन नहीं हो पाता, जैसे प्लास्टिक हो गया, पन्नी हो गया, और कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको आप सीधे नाली में प्रविष्ट कर देते हैं, जिससे नाली जाम हो जाती है। और नाली में अगर पानी का फ्लो बंद हो जाता है
तो रोड पे क्या होता कि नालियों का पानी जो है ऊपर आ जाता है, और वर्षा अगर हो गया तो पता चला कि पूरा का पूरा जो शहर है वो जलमग्न हो जाता है। तो शहरी क्षेत्र में बाढ़ आने का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है नालियों का जाम हो जाना। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड एक किट का नाम है। क्या देखिए, फर्स्ट एड एक क्या है? किट है। और ये कैसा किट है? जैसे मान लो आप गाड़ी खरीदते हो, जैसे हमारे पास जो फोर व्हीलर है तो कंपनी वाले क्या एक बॉक्स दिया है, और उस बॉक्स में क्या होता है कि हैंडी प्लास्ट है, डेटॉल है, सेवलोन है, या कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स टेबलेट भी है, और कुछ पेन किलर भी दवाइयाँ दिया गया। मतलब क्या, अगर किसी समय कोई दुर्घटना घटी तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत वहाँ डॉक्टर मौजूद हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको प्राथमिक उपचार करना होगा रोगियों को। तो प्राथमिक उपचार के लिए आपके पास में जो एक छोटा सा डॉक्टर वाला व्यवस्था है, जैसे आप कोचिंग में भी देखते होंगे कि लगा होता है ना एक बॉक्स, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड। समझे? तो इसका काम क्या है? इसका काम है प्राथमिक चिकित्सा देना, यानी जिस समय अगर कोई घटना घटे तो तुरंत जो है रोगियों को इलाज आप स्वयं से करिए, यानी स्वयं से डॉक्टर बनिए। तो इसके लिए जो किट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। अतः चक्रवात से बचने के हेतु क्या किया जाना चाहिए? चक्रवात से बचने के लिए आपको रेडियो और टीवी से सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए, और रेडियो और टीवी पर पहले से सूचना मिल जाती है कि कितने घंटे के बाद या कितने दिनों में या कितने समय में चक्रवात आनी है। तो आप उस स्थिति में क्या करिए, समुद्र का जो इलाका है उसको खाली कर दीजिए, सुरक्षित स्थान पे चले जाइए, मजबूत घर के अंदर बैठ करके चक्रवात जाने तक जो है ना क्या करना है, आराम कीजिए, और जब चक्रवात शांत हो जाए तब घर से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। समझे? मॉक ड्रिल क्या होता है? देखिए, मॉक ड्रिल जो होता है ना, आपदा से बचने के लिए एक अभ्यास होता है। चाहे आपदा किसी भी प्रकार का हो, उससे बचने के लिए जो सरकार के द्वारा तैयारी करवाई जाती है उसको बोलते हैं मॉक ड्रिल। जैसे हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, या स्थिति कहिए या फिर युद्ध हो भी रही थी। तो उस दौरान भारत सरकार के द्वारा क्या हुआ कि हर एक क्षेत्रों में रात में लाइट बुझाकर या फिर पुलिस ट्रेनिंग देकर के, या बहुत सारी ऐसी युक्तियां थी जो करवाई जाती थी, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉक ड्रिल। क्या बोलते हैं जी? मॉक ड्रिल। यानी किसी भी आपदा आने से पहले उस आपदा से संघर्ष करने के लिए लोगों को जो सरकार के द्वारा या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा सिखाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉक ड्रिल। क्या बोलते हैं जी? मॉक ड्रिल कहते हैं। कहता है राहत शिविर में क्या होता है? क्या झूला लगा रहता है? क्या घर तो नहीं है या रेस्टोरेंट नहीं है कि वहाँ झूला लगा रहेगा? खाना, पानी और दवाई रहती है, ताकि लोगों को जीवन को बचाया जा सके। याद रखिएगा, राहत शिविर में क्या मिलेगा जी? खाना, पानी और दवा। क्या मिलेगा? खाना, पानी और दवा। भूकंप के समय एलिवेटर, यानी एलिवेटर को बोलते हैं लिफ्ट, क्या प्रयोग क्या करना चाहिए? तुरंत बंद कर देना चाहिए। समझे? यानी कभी नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कि आप 10 मंजिल पे हैं और एकाएक भूकंप आ गया तो आपको भागना कहाँ से है? सीढ़ी से। लिफ्ट से बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि जो ही आप लिफ्ट पे चढ़ेंगे भूकंप की वजह से बिजली साफ, और बिजली साफ होने के कारण आप लिफ्ट में ही घंटों भर फंसे रह सकते हैं, या फिर लिफ्ट के टूट करके नीचे गिरने की भी संभावनाएं बनी होती है। तो एक चीज याद रखना, अगर कहीं भूकंप आ जाए और आप टॉप फ्लोर पर हैं तो नीचे आने के लिए आप सीढ़ी का ही उपयोग करें। कभी भी लिफ्ट या एलिवेटर का उपयोग बिल्कुल ना करें। ये आपके जान को क्या कर सकता है? खतरे में डाल सकता है। कहता आपदा से पूर्व सूचना का माध्यम क्या क्या हो सकता है? तो आपदा से पूर्व सूचना का माध्यम टीवी भी है, रेडियो भी है, मोबाइल भी है, यानी उपर्युक्त सभी है। आज आपको जैसा सुविधा लगे उसके माध्यम से आप क्या करो? आपदा से बचने के लिए सूचना को प्राप्त कर सकते हो। आजकल सबसे बड़ा जो सूचना का वाहक है वो मोबाइल फोन है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है चूंकि टीवी भी है, रेडियो भी है, मोबाइल भी है। रेडियो का जमाना धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तभी सबसे ज्यादा लोगों को सूचना मिलता है किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से मिलता है। प्राथमिक उपचार किट में क्या क्या होना चाहिए? प्राथमिक उपचार किट जो मैंने आपको पूर्व में बताया, जिसको फर्स्ट एड कहते हैं, उसमें बैंडेज भी होना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम भी होना चाहिए, कैंची भी होना चाहिए। ये यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी जो भी लिखा हुआ है ये सब के सब होना चाहिए फर्स्ट एड किट में, यानी
प्राथमिक उपचार जो किट है उसमें ये सभी चीजें निश्चित रूप से होनी चाहिए। कहता है प्राथमिक उपचार कब दिया जा सकता है? प्राथमिक उपचार आप घटना के तुरंत बाद दीजिए, समझे। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं है तो कुछ, अगर कहीं ब्लड बह रहा है तो आपके पास में जो वो हैंड, क्या बोलते हैं, हैंडी प्लास्ट, उसको चिपकाइए। कहीं एकदम पूरा छिल गया है तो उसको जो आप डिटॉल लेकर के साफ कर सकते हैं। क्या जी, ये सभी काम जो आप डॉक्टर आने से पहले कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्राथमिक उपचार। और प्राथमिक उपचार इतना डॉक्टर सब लोगों को बन के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर का ही काम है रोगियों को बचाना, कम से कम प्राथमिक उपचार तक की जानकारियां सभी व्यक्तियों को होना चाहिए। और निश्चित रूप से उसके बाद हॉस्पिटल ले जाइए और वहां पर ले जाकर के अच्छे से उसका इलाज भी करवाना चाहिए। कहता आपदा के समय बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए? आपदा के समय में बच्चों को सुरक्षित स्थान चुनने वाला बात सिखाना चाहिए, समझे। भागना तो बिल्कुल नहीं सिखाना चाहिए, चीखना भी नहीं सिखाना चाहिए, ना ही छिपना सिखाना चाहिए। तो क्या सिखाना चाहिए? सुरक्षित स्थान को चूज करने के लिए उसको सिखाना चाहिए। डिजास्टर शब्द किस भाषा से लिया गया है? याद रखो, डिजास्टर शब्द जो है ना फ्रेंच भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया जी? फ्रेंच भाषा से लिया गया है डिजास्टर शब्द। सबसे ज्यादा भूकंप किस जोन में आता है? मैंने उसी समय बता दिया कि पूरे भारत में 5 जोन हैं और सबसे ज्यादा भूकंप आता है जोन 5 में। किसमें आता है जी? जोन 5 में आता है। तूफान से पहले की चेतावनी क्या कहलाती है? तो तूफान से पहले की चेतावनी को हम लोग बोलते हैं अलर्ट। क्या बोलते हैं? अलर्ट। मैंने सावधान हो जाओ, मैंने कि जब भी कहीं तूफान आने वाला होगा तो पहले से अलर्ट दिया जाता है, समझे। बाढ़ क्षेत्र में सबसे सुरक्षित स्थान क्या होना चाहिए? जब भी आप लोग को पता ही होना चाहिए, जब भी बाढ़ आए तो सबसे सुरक्षित क्षेत्र होता है ऊंचा स्थान, क्योंकि नदी का किनारा तो पानी से भर जाता है। पुल के नीचे तो बिल्कुल मत रहे, क्योंकि बिहार में वैसे भी पुल सुरक्षित नहीं है। कोई बिना बाढ़ का गिर जाता है तो बाढ़ के समय में तो इसकी गिरने की संभावना है तो सबसे अधिक प्रबल हो जाएगी। नहर में भी नहीं रहना तो रहना का ऊंचा स्थान पे रहना। तो बाढ़ क्षेत्र में सबसे सुरक्षित स्थान क्या माना जाएगा जी? ऊंचा स्थान माना जाएगा। सबसे बड़ी आपदा क्या मानी जाती है? तो समझ लीजिए, दुनिया में सबसे बड़ी आपदा मानी जाती है महामारी, जो कि एक जैविक आपदा है, एक मानव निर्मित आपदा है। जैसे कि मान लो कभी परमाणु विस्फोट हो जाएगा ना, और 5, 6, 10 परमाणु अगर विस्फोट हो गया ना तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जो आपदा है वो किसको माना जाएगा? महामारी को माना जाएगा। जैविक हथियार के द्वारा जो होता है उसको माना जा सकता है। और आज के लिए सबसे अंतिम प्रश्न है कि प्राथमिक उद्देश्य आपदा प्रबंधन क्या है? समझे, प्राथमिक उद्देश्य आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का जो है ना प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? समाचार बनाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम समाचार बना दिए, प्रचार करना भी नहीं होगा, टीका लगाना भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जन हानि को कम करना होगा। जन माने होता है लोग, और हानि का मतलब होता है क्षति, यानी लोगों की क्षति को कम करना ही क्या कहलाता है? प्राथमिक उद्देश्य होता है किसका जी? आपदा प्रबंधन का। किसका उद्देश्य होता है जी? आपदा प्रबंधन का होता है। तो इस तरह से आपदा प्रबंधन से संबंधित हमने आपको आज 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन करा दिया है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए, मन लगा करके पढ़िए और डिस्टरबेंस से तो निश्चित रूप से बचिए, क्योंकि आपके आसपास में कई ऐसे छात्र होते हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने का किसी भी तरह से वो प्रयास करेंगे। आप अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करें और ऐसे बच्चे से निश्चित रूप से दूर रहें। और अंत में मैं खास तौर पर उन युवा छात्रों को भी मैसेज देना चाहता हूं जो दिन प्रतिदिन नशा के शिकार होते जा रहे हैं, तो कृपया करके इससे बचें। ऐसा नहीं कि हम मोबाइल में आपको कह रहे हैं तो आप हमारा बात मान लेंगे। अगर मेरा बात अभी नहीं मानते हैं तो इसका खामियाजा आपको आज हो या फिर भविष्य में हो, आपको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। जब आपके बच्चे आपके एज में आएंगे और आप बुजुर्ग बन जाएंगे तो उस समय आपको निश्चित रूप से हमारी बातें याद आएगी कि शिक्षक बता रहे थे कि नशा नहीं करना चाहिए, और उस समय हम लोग अपने नशा में थे और आज उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा।
और उस समय आपको कितना कष्ट होगा, उतना ही कष्ट अभी आपके माता पिता को हो रहा होगा। तो निश्चित रूप से आप नशा से दूर रहिए, मोबाइल का दुरुपयोग ना करें और पढ़ाई पर मन लगाएं, टॉपर व्यक्ति से दोस्ती करें और टॉपर बनने का प्रयास करें। जय हिंद।